हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और आज उसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो मतलब कि क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। इसके पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो उस चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ा था अबाउट द रिप्रोडक्शन, कैसे होता है गैमेटोजेनेसिस, देन कैसे होता है गैमेट ट्रांसफर, इंसेमिनेशन क्या है, कॉप्यूलेशन क्या है, देन चाइल्ड बर्थ, एम्ब्रियोजेनेसिस, पार्चुरेशन, लैक्टेशन एंड व्हाट नॉट। हमने पूरी वो सारी चीजें कवर करी थी चैप्टर नंबर 2 में। अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको सिखाएगा हाउ टू मेंटेन दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बेसिकली इस चैप्टर का मोटिव ही यही है कि आपको सिखाना कि जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द वर्ल्ड और द अर्थ। बट कैसे आप खुद का ध्यान रखते हुए, कैसे आप किसे एसटीडी से बचते हुए भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है उसको कर सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए और इससे आप काफी कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चलिए देखते हैं। WHO के अकॉर्डिंग, WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के अकॉर्डिंग जो रिप्रोडक्टिव की डेफिनेशन है हेल्थ की, वो क्या है, इट इज अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि क्या क्या, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। अगर मैं आपसे हेल्थ की बात करूं तो आप मुझे हेल्थ कैसे डिफाइन करेंगे। आप मुझे हेल्थ बोलेंगे मैम हेल्दी मतलब फ्री ऑफ डिजीज, कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब हम हेल्दी हैं। लेकिन सिर्फ डिजीज का ना होना, मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट द ओनली इंडिकेटर ऑफ बीइंग हेल्दी। आप समझ रहे हैं हेल्थ की क्या डेफिनेशन है। हेल्थ होता है सारे एस्पेक्ट्स में, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, चारों एस्पेक्ट्स में हेल्दी रहना, ये कहलाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आगे आपको बात समझ। अब जैसे फिजिकल तो आप समझते हैं, फिजिकल हेल्दी कैसे होंगे आप, फिजिकल डिस्कस करते हैं पहले। फिजिकल हेल्दी आप ऐसे हैं कि आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज प्रेजेंट नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है, ना आपको कोई मेजर डिजीज हो रहा है, ना आपको शुगर, टाइफाइड एटसेट्रा, हाइपरटेंशन, कोई सा भी आपको डिजीज नहीं है। तो यू आर ऑल फाइन, आपको बॉडी में फिजिकली कोई भी कुछ डिजीज नहीं है, आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, दैट इज फिजिकल हेल्थ। अब बात करते हैं इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ क्या होता है। इमोशनल हेल्थ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पढ़ने बैठे आप, अब आपका मन ही नहीं लग रहा है, अब आपके दिमाग में ये चल रहा है यार जो मेरा ब्रेकअप हुआ था 4 साल पहले, उसका दुख आपको खाए जा रहा है, ब्रेकअप का दुख। तो आप इमोशनली नहीं है स्टेबल, आपके दिमाग में कंटिन्यूसली एक चीज़ चल रही है जो आज से 4 साल पहले हुई थी और उस चीज़ से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज इमोशनल क्या होना, इमोशनली इल होना। आप इमोशनली हेल्दी नहीं है। इमोशनल हेल्दी का क्या मतलब होगा कि जो नॉर्मल इमोशंस हैं आप फील करते हैं, सब कुछ है, बट किसी भी चीज़ को आप एक्सेसिव नहीं सोच रहे हैं, ना आप ज़्यादा खुश हैं ना आप ज़्यादा दुखी हैं, नॉर्मल जैसी सिचुएशन होती है उसमें आप अकोमोडेट हो जाते हैं, दैट इज बीइंग इमोशनल हेल्दी। अब आते हैं बिहेवियरल। अब कुछ लोग होते हैं ना, ज़रा सा कुछ बोल दो मारने पीटने दौड़ पड़े, ज़रा सा तुमने कुछ बोला, अरे 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 ऐसे कैसे बोल दिया आपने, चिल्ला के 2 चांटे तुमको मारे, 2 चांटे तुम्हारे पड़ोसी को मारे तुरंत ही। तो ये तो बिहेवियर सही नहीं है। तो ये क्या हो गया, बिहेवियरली इल होना, मतलब आपके आसपास आप जिस हैबिटेट में रहते हो, अड़ोसी पड़ोसी फ्रेंड सर्कल जो भी है आपका, आपको उसमें खुश रह रहे हो कि नहीं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप लड़ने झगड़ने वाली प्रवृत्ति के हो कि आराम से सबसे हंस बोल के नॉर्मल बात करते हो, तो वो आपका बिहेवियर हो गया। एंड सोशल में भी यही है कि आपके मोहल्ले में आपकी किसी से बनती ही नहीं है, आप लड़ते झगड़ते रहते हो सारे टाइम। तो ये क्या होगा कि मतलब सोशली हेल्दी नहीं हो, आपकी सोशल लाइफ ही नहीं है, आप सबसे तो लड़ बैठे हो, तब आप किससे इंटरैक्ट करोगे। तो सोशल हेल्दी होने का ये सेंस हो गया कि जितने भी लोग आप जिनसे इंटरैक्ट करते हो, आपकी उन सबसे बहुत अच्छे से बनती है, तो वो हो गया हमारा सोशल हेल्थ। तो मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, चारों टर्म्स में, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, चारों टर्म्स में हेल्दी रहना, कोई सा भी वो नहीं है, तो ये कहलाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, मतलब हेल्दी रहना, हेल्दी। ओके, और ये किसके अकॉर्डिंग है, WHO के अकॉर्डिंग ये हमें डेफिनेशन दी गई है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। अब क्या दिक्कत है कि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम।
अगर इस चैप्टर में आपको कुछ सोल्यूशंस दिए हैं तो आप पूछोगे ना मैम सोल्यूशन किस चीज़ के दिए हैं, प्रॉब्लम क्या थी, तो ये हैं वो प्रॉब्लम्स। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया इनिशिएटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग इन 1951। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। सुना है ना, बहुत देखा होगा आपने टेलीविजन पे, एड्स पे, मूवी स्टार्ट होती हैं उसके स्टार्टिंग में हर जगह ये जो फैमिली प्लानिंग वाली जो है ना, फैमिली प्लानिंग वाली बातें ये आप बहुत कॉमनली इंडिया में देखेंगे। और इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मतलब इनिशिएट किया है, शुरुआत करी है। अब ऐसा क्यों, सुनो क्यों। अभी एट प्रेजेंट हम देखें तो इंडिया इज फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पहले इंडिया सेकंड थी, चाइना हुआ करती थी फर्स्ट, लेकिन अब इंडिया ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए हमारा इंडिया पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 हो चुका है। मतलब हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, हर दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ टू कंट्रोल पॉपुलेशन, क्या बोलते हैं, इनिशिएट किया रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया गया कौन से ईयर्स में, 1951 में। 1951 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स इनिशिएट हुए जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, जिसमें लोगों को सिखाया गया, अवेयर किया गया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, क्यों ज़रूरत है, क्या इसकी ज़रूरत है, कैसे इसको आप मेंटेन करेंगे, क्यों उनको लोगों को एडवाइस दी गई, लोगों को बताया गया कि क्यों 2 ही बच्चे अच्छे हैं, उससे ज़्यादा में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। इन सब बातों से लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया गया। कौन से ईयर से, 1951। तो आपको लर्न करना है ये कि फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम्स है फर्स्ट टाइम कौन से कंट्री में होते हैं, इंडिया में हुए थे। सेकेंड चीज़ कौन से ईयर में हुए थे, 1951 में हुए थे। Wider reproduction related areas are in operation under the reproductive and child healthcare programs। अब आपको याद रखना है RCH। RCH क्या है, RCH is a organization reproductive and child healthcare programs जो कि कंट्रोल कर रहे हैं एवरीथिंग रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बहुत सारे वेरियस प्रोग्राम्स हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, बहुत सारे NGOs हैं और बहुत सारी चीज़ें किसके अंडर में आती हैं, RCH प्रोग्राम्स के अंडर में आती हैं, जो क्या कर रहे हैं, जिनका मेन एम क्या है, टू अवेयर पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लोगों को जागरूक करना है, उन्हें सिखाना है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब बेसिकली जो पॉपुलेशन राइज हो रही है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना है। कि लोगों को लगता है कि हमें क्या, पॉपुलेशन बढ़ रही तो उससे हमको क्या, हमारे तो 2 ही हैं या हमारे तो 4 ही है, 4 कौन से ज़्यादा होते हैं, 4 बच्चे कौन से ज़्यादा होते हैं। अरे तो उनको समझाना है कि 4 आपके हैं, 4 आपके पड़ोसी के हैं, 4 उनके पड़ोसी के हैं, 12 लोग तो ऐसे ही हो गए, तो ये 12 हैं, फिर इनके 2-2 बच्चे 24 हो गए। मतलब आप समझिए पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है अगर पूरी इंडिया की, तो उसमें कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगा, रिसोर्सेज की जो कमी होगी उससे आप भी अफेक्ट होंगे। ऐसा नहीं कि आपके 2 हैं तो आप अफेक्ट नहीं होंगे या आपके 4 हैं तो आप अफेक्ट नहीं होंगे। अगर रिसोर्सेज की कमी हुई तो आप सभी उससे अफेक्ट होंगे। ये बातें लोगों को समझाई गई और ये सब किसके अंडर में आता है, इट फॉल्स अंडर RCH। तो RCH का फुल फॉर्म याद रखना है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, आगे देखते हैं। सच प्रोग्राम्स डील द फॉलोइंग। अब जो ये RCH प्रोग्राम्स हैं बेसिकली क्या करते हैं, तो चलिए देखते हैं। Give awareness about reproduction related aspects for creating a reproductively healthy society। मैंने बताया ना आपको, सबसे पहला इनका एम तो यही हो गया कि लोगों को अवेयर करना, अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना कि भैया देखो चचा क्या प्रॉब्लम होगी अगर आप 10 बच्चे पैदा करेंगे। उनको समझाया गया कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो मेन जो फर्स्ट उनका काम था उन्होंने किया अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट टू बिल्ड अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। सेकेंड चीज़ क्या करी, एजुकेट पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड एक्सेट्रा। अब RCH कर क्या रहा है, मैं बोलूँ अवेयर कर रहा है, लोगों को एजुकेट कर रहा है। तो क्या क्या बता रहे हैं, अगर ये लोगों को बता भी रहे हैं तो बता क्या रहे हैं, ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं अबाउट बर्थ कंट्रोल। गाँव में लोगों को पता ही नहीं है कि क्या क्या उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू कंट्रोल बर्थ। ना चाहते हुए भी उनको पता ही नहीं है, मतलब ना चाहते हुए भी बेबीज पैदा हो रहे हैं, उनको नहीं भी करना है, बट दे डोंट नो अबाउट द कंट्रोल मेथड्स या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स।
तो उनको इंट्रोड्यूस कराए गए वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कि देखिए ये मेथड्स अवेलेबल हैं जिससे आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। तो बर्थ कंट्रोल के बारे में उन्हें समझाया गया। सेकेंड चीज़, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, कैसे जो प्रेग्नेंट लेडी है आप उसका ध्यान रखें ताकि क्या हो, जो उसके पेट में, जो उसके यूट्रस में बेबी है वो अच्छे से हेल्दी डेवलप हो और फुली ग्रोन डेवलप होके वो पैदा होए। ऐसा नहीं कि वो आधा टूटा फूटा पैदा हो रहा है या फिर पैदा होते से उसकी डेथ हो जा रही है, कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ भी ना हो। तो टेक केयर ऑफ द प्रेग्नेंट मदर। देन पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, अब बेबी का बर्थ हो गया तो उसके बर्थ होने के बाद कैसे अब उस मदर की और उस चाइल्ड को हमको टेक केयर करना है, ये बात इस प्रोग्राम्स के अंदर सिखाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि पानी पिला रहे हैं बच्चे को जैसे ही पैदा हुआ, तो नहीं पिलाना है। अप टू 6 मंथ्स बेबी ओनली रिसाइड्स ऑन या ओनली किस पे फीड करता है, सिर्फ और सिर्फ मदर के मिल्क पे। तो उसकी इंपॉर्टेंस उनको बताई गई कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड एटसेट्रा, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों बच्चों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, दोनों के लिए ही वर्ल्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। इस चीज़ों से, इस कंसेप्ट से उन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया। क्यों कराया गया? क्योंकि सबको क्या लगता है कि मेल चाइल्ड इज सुपीरियर, मेल्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, फीमेल्स के लिए इतनी नहीं है। तो उन्हें बताया गया कि ऐसा नहीं है, फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो आपको दोनों को ही टेक केयर करना है। फीमेल फीटिसाइड जिससे क्या हुआ, कम हो। क्या होता है, गर्ल होती है, गर्ल चाइल्ड उसे मार देते हैं ना, ऐसा ना हो इसके लिए ये चीज़ें करी गई। तो आपको RCH के 2 काम समझ में आए कि वो बेसिकली क्या कर रहा है। पहला अवेयरनेस, ताकि एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बिल्ट हो, और सेकंड एजुकेटिंग पीपल अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स। तो आपको लर्न रखना है, ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हैं। आगे अब हम देखेंगे, such programs deal the following: awareness of people due to population explosion, social evils like sex abuse and sex related crime etc. अब अवेयरनेस प्रोग्राम जो है उसमें लोगों को क्या बताया गया, उसमें लोगों को ये सिखाया गया कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो इंडिया में हो चुका है। मतलब कि पॉपुलेशन अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम पॉपुलेशन के टर्म्स में अभी सबसे आगे नंबर 1 चल रहे हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। एंड सोशल इवल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम। अब पॉपुलेशन इतनी है, इतने बच्चे हैं, ध्यान देने वाला कोई है नहीं, जिसके कारण क्राइम बढ़ रहे हैं हमारी सोसाइटी में। एंड क्राइम भी कैसे, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। आप फीमेल्स के साथ क्या क्या नहीं हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, आप मतलब कोई एज रही नहीं गई है, अप टू 10 ईयर्स ऑफ फीमेल्स या जनरली कोई भी एज है फीमेल की, दे आर नॉट सेफ। ठीक है, बहुत सारे क्राइम्स हमारे यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। तो आपको ये चीज़ सीखनी है और दूसरों को भी सिखानी है। यही एम है RCH का भी, कि ये जो चीज़ें हैं, पहली बात तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा वो, और दूसरा जो क्राइम्स बढ़ेंगे, सोशल इवल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ये सब ना हो, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। अब एम्स एंड नीड्स ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके स्कूल में या आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पर द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब सेक्स एजुकेशन प्रॉपर होना इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या है ना कि लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं, सेक्स इज़ अ टैबू इन इंडिया। कोई सेक्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं बात करना चाहते हैं, पता नहीं, गंदा है, नहीं बात करेंगे इस पर, क्योंकि वो बातें ऑर्थोडॉक्स टाइप की एक मेंटालिटी चली आ रही है। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट सेक्स। सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इट इज़ नीडेड टू बी इंट्रोड्यूस इन स्कूल्स। और उसके रीजंस क्या हैं? टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ताकि बच्चों को स्कूल्स में ही सेक्स एजुकेशन दी जाए, ताकि उन्हें सेक्स से रिलेटेड एकदम सही चीज़ें पता चलें, ना कि जो बातें चली आ रही हैं उन्हें वो पता चले। समझे आप मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ? आप सभी स्कूल में हैं इसलिए आप मुझे देख रहे हैं। तो मतलब कि जो सेक्स से रिलेटेड बातें हैं वो उसके बारे में आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिले। बहुत ही क्लियर वर्ड्स में आपको बोल रही हूँ मैं, प्रॉपर नॉलेज मिले, ना कि आप गलत बातें सीखें। जो ऐसी बातें हैं जो गलत हैं लेकिन चली आ रही हैं, आप वो ना सीखें। इसीलिए स्कूल्स में प्रॉपर सेक्स एजुकेशन से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। It helps to avoid sex related myths and misconceptions, and it is important to avoid myths and misconceptions related to sex. Is that clear?
to give proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted disease, STD, AIDS, etc. चलो ये तो हो गया कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले जिसके कारण आपके जो मिथ्स हैं और मिसकंसेप्शंस हैं वो आप तक ना पहुंचे बल्कि राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। दूसरी चीज़ क्या है, जब आप रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर होते हैं, जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं, आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है। अगर फीमेल्स की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लगता है, जो प्यूबिक रीजन है उनकी डार्कनिंग होने लगती है, आर्मपिट्स एंड एक्सेट्रा जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे किसकी हेयर ग्रोथ होने लगती है। मेल्स में बात करें तो मेल्स में भी क्या क्या होता है, मेल्स में वॉइस जो होती है वो डीपन होने लगती है। तो मतलब दीज आर द सेवरल चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग जब आप रिप्रोडक्टिव पीरियड में एंटर करते हो। सेवरल हार्मोनल चेंजेस डू अकर इन द बॉडी। तो जो वो सारे चेंजेस हैं उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है स्कूल में, ठीक है, ओके, कि उनका मीनिंग क्या है, अडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस एंड सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। अब ऑब्वियसली बात है, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस इज वेरी कॉमन, ठीक है। इफ देयर आर टू पीपल इन इंडिया, मैरिज इज द लीगल सर्टिफिकेट फॉर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। So if two people are in sexual relationship, they are in physical relationship, they need to maintain the hygiene. They need to maintain the safety. They need to take the precautions that are necessary. और वो क्यों necessary है? To avoid STD. To avoid STD. Sexually transmitted diseases like HIV/AIDS. Like HIV/AIDS. तो ये बातें आपको सीखना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि physical relationship is very common. बट उस रिलेशनशिप से आपको हर टाइम या तो प्रेगनेंसी और या तो एसटीडी ये ना देखना पड़े, इसके लिए आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। तो दिस वर द इम्पोर्टेंस ऑफ, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। अब बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। इन 1900 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 2 बिलियन। 1900 में कितनी थी? 2 बिलियन, अराउंड 200 मिलियन। बाय 2000 इट रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन। मतलब 1900 में थी 2000 और 2000 क्या बोलते 2000 थी और 2000 तक में कितनी हो गई? 2 बिलियन थी और 2000 तक वो हो गई 6 बिलियन। कितनी हो गई? 6 बिलियन। सीधे 4 बिलियन का ग्रोथ हो गया। और अब अगर बात करूं, अभी 2023 चल रहा है तो अभी पॉपुलेशन क्या हो गई है, आप डेटा चेक कर सकते हैं। मोर देन 150 मिलियन करोड़ समथिंग पॉपुलेशन क्रॉस हो चुकी है इंडिया में। तो जो ये प्रोसेस हुई ना, अचानक से पॉपुलेशन का बढ़ जाना, पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाना, दिस इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसे हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन का अचानक से बहुत ही तेजी से बढ़ जाना, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाना। तो आप बोलोगे मैम ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन ही तो बढ़ रही है, दिक्कत कहाँ आएगी? आप सोचो क्या दिक्कतें आएंगी। आप सोचो, मान लो 2 पेड़ लगे थे, ठीक है, कोई जंगल है उसमें 2 पेड़ लगे हैं। 2 पेड़ में इतने फ्रूट्स निकलते हैं कि 10 लोगों का पेट आराम से भर जाएगा, 10 लोगों का पेट भर जाएगा। अब अचानक से उस जंगल में 100 लोग और आ गए। कितने लोग? 100, 100 पीपल और एडिड। अब 110 हो गया लोगों का नंबर, लेकिन पेड़ 2 ही थे। पेड़ कितने थे? 2। 10 लोगों का पेट भर सकते थे। अब 110 लोगों का पेट कैसे भरेगा? सोचो। तो मतलब कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से क्या होता है? रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होती है, जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ने लगते हैं। इन इंडिया पॉपुलेशन वाज नियरली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इट रीच्ड 1 बिलियन बाय 2000 एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन May 2011. It means every 6th person in the world is an Indian. 2011 में पॉपुलेशन 1.2 बिलियन हो चुकी थी। तो मतलब आप समझ रहे हैं पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। हर 6वां इंसान इस दुनिया में इंडियन है। इंडिया की पॉपुलेशन ही उसका कारण बन रही है कि इंडिया जो है अभी भी वो क्या चल रहा है? डेवलपिंग कंट्री में चल रहा है, ना कि वो डेवलप्ड में आ गया है, ठीक है। उसकी पॉपुलेशन ही उसका रीजन बन रही है कि वो अच्छे से बहुत ही ग्रो करके बहुत हाई इकोनॉमी नहीं बन पा रहा है। तो इसके लिए हमें ये समझ में आया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए।
ठीक है, ये आपने देखा अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, दैट इज 20 per thousand per year, a rate at which a population could increase rapidly। तो 2011 में जो सेंसस हुआ था, सेंसस होता है ना हर 10 years में, जो पूरी पॉपुलेशन का काउंट करता है कि हाउ मेनी नंबर एक्चुअल में काउंट करता है वो, तो वो सेंसस होता है। तो सेंसस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कितना था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? 2%। तो 2% था, जिससे क्या हो रहा था कि 220 per thousand per year ग्रोथ हो रही थी, नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे थे, अ रेट एट विच अ पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। ठीक है, सेंसस ने भी अपने डेटा दे दिए। अब हुआ क्या कि रीजन क्या थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, और मैंने आपको अभी एग्जांपल देके वो पेड़ और फ्रूट्स वाला उससे यही समझाया कि उसके कारण इफेक्ट्स क्या हैं, मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ गई बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा अभी देखते हैं। कहीं ना कहीं आप समझ चुके हैं कि क्या होगा, होगा ये कि रिसोर्सेज की कमी पड़ जाएगी और फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, एक दूसरे में लोग लड़ भिड़ रहे होंगे, रिसोर्सेज के लिए फाइट होने लगेगी। तो चलिए आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्यों इंडिया में इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी। तो इंक्रीज हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये बात, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गई हैं। आज से पहले की बात करूं मैं, बहुत पहले की नहीं, आप अपने दादा दादी इन लोगों से ही बात करेंगे, नाना नानी, तो आपको पता चलेगा कि पहले के टाइम में क्या होता था, लोगों के 10-10 बच्चे पैदा होते थे। 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं और 10 में से क्या होता था 8 मर गए, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी। घर पे बेबी डिलीवर हो रहा है, ड्यूरिंग डिलीवरी कुछ हो गया, नहीं तो पैदा होने के बाद कुछ इन्फेक्शन हो गया उससे मर गए, नहीं तो और थोड़े बड़े हो गए, कोई ध्यान देने वाला नहीं, दौड़ भाग कर रहे हैं, किसी गाड़ी के नीचे आ गए। तो मतलब ऐसे करके सर्वाइवल चांसेस जो थे वो बहुत कम होते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो आजकल इतनी अच्छी हो गई है कि एकदम मरते हुए को भी बचा के वापस नॉर्मल कर देती हैं। तो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हुई जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। दूसरा कारण क्या है, अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोटिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोटिलिटी रेट। क्या होता था, वही जो मैंने अभी आपको बोला, फैसिलिटीज ना होने के कारण ड्यूरिंग बर्थ, मतलब बर्थ एट ए टाइम या तो मदर की डेथ हो जाती थी जिसे हम लोग बोलते हैं मैटरनल मोटिलिटी, और या तो बच्चे की डेथ हो जाती थी जिसे हम बोलते थे इन्फेंट मोटिलिटी। और इस सबको मिला के क्या बोलते हैं, डेथ रेट। रेट क्या होता है कि पॉपुलेशन में कितनी डेथ्स हुई हैं, दैट इज डेथ रेट। तो अब बेटर मेडिकल फैसिलिटीज होने से हुआ ये कि डेथ रेट हो गया बहुत कम। डेथ रेट क्या हो गया, बहुत कम। पॉपुलेशन कंट्रोल में जब रहती है, कब रहती है, जब बर्थ रेट और डेथ रेट एक नॉर्मल रेशियो में रहे। अब हुआ क्या, हमारे यहाँ बर्थ रेट बढ़ता गया और डेथ रेट कम होता गया, तो जिसके कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। अब रिप्रोडक्टिव एज वाली पॉपुलेशन किस एज ग्रुप में बोलते हैं, अगर फीमेल्स की बात करें तो इट इज़ अप टू, क्या बोल सकते हैं, 18 to 45, और अगर 18 to 45 नहीं 35, और अगर मेल से बात करें तो 21 to अराउंड 45। तो ये वाली जो एज ग्रुप थी, मतलब यूथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूथ वो हुआ। तो इसीलिए भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। कहाँ पे, हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में। तो ये थे रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इम्पैक्ट क्या होगा कि बढ़ गई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, स्कैरसिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है, बेसिक इंसान की नीड क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान। क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान। अब रोटी कपड़ा मकान के लिए भी जब लड़ाई होने लगे ना, मतलब मान लीजिएगा सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो गई है, और कहीं ना कहीं हो रही है। आप देखो प्रॉपर्टी के रेट्स कितने बढ़ गए हैं, मतलब इंसान को जगह खरीद के घर बनाने में इंसान की बैंड बच जाती है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी हो गई है, इसीलिए प्राइसेस हाई हो गए हैं, आप समझ रहे हो, और इसीलिए उनको अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सब किसके कारण से हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज एक रेशियो में रहते, नॉर्मल रेशियो में, तो इतना कुछ होता ही नहीं, लेकिन ये बैलेंस बिगड़ चुका है, इसीलिए इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसका सिर्फ एकमात्र जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक एबिलिटीज़ हैं हमारी, उसकी ही हमारी नीड्स पूरी होने में हमें दिक्कत होने लगेगी। और वो बेसिक नीड्स क्या है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं कंट्रोल मेजर्स। तो कंट्रोल मेजर्स क्या है, हमने सीख लिया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है, रीजंस क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के।
अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया तो रिजल्ट क्या होगा उसका, वो भी हमने देख लिया। अब तीसरी बात करते हैं कि कैसे उसको रोक सकते हैं। अब और पॉपुलेशन ना बढ़े उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दीज आर द प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स। देखते हैं क्या क्या है। मोटिवेट स्मॉल फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो मतलब सबसे पहले वही अवेयरनेस, लोगों को बताना होगा। आपको लोगों को अगर आप पढ़े लिखे हैं, नॉलेज रखते हैं, तो आपको लोगों को इंट्रोड्यूस कराना होगा अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कि आप फिजिकल रिलेशनशिप में रहते हुए भी प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स। छोटी फैमिली रखिए, मत करिए बहुत सारे बच्चे, छोटी फैमिली रहेगी। और कैसे रहेगी? बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स। आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करिए, फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन करिए, लेकिन चाइल्ड बर्थ को रोकिए। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है? अवेयर पीपल अबाउट अ स्लोगन, हम दो हमारे दो, वी टू आर टू। समझ गए आप? मतलब लोगों को बताओ कि ज्यादा बच्चे पैदा करने का कोई एडवांटेज नहीं है, कि आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं मोर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन मोर द हैप्पियर विल बी द फैमिली। ऐसा कुछ नहीं है। जितनी खुशी आपको 1 या 2 बच्चे के साथ है, उतनी ही आपको 10 के साथ होगी। कोई बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मिल जाएंगी। तो 2 चिल्ड्रन आर सफिशिएंट फॉर अ कपल। ओके, आज के टाइम में 1 इज ऑल्सो इनफ, 1 और 2 चिल्ड्रन इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो मोटिवेट करें लोगों को, हम दो एंड हमारे दो। मोर नंबर ऑफ बच्चे तो मोर नंबर ऑफ खुशी या मोर अमाउंट ऑफ खुशी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोगों को अवेयर करना होगा कि ऐसा नहीं है। मेनी कपल्स हैव अडॉप्टेड 1 चाइल्ड नॉर्म। आज के टाइम पे आप देखो वर्किंग होते हैं पेरेंट, वैसे उनके पास टाइम नहीं है, तो क्या करते हैं वो जनरली आज के टाइम पे जो कपल्स हैं, दे यूज टू प्रेफर या दे जनरली प्रेफर हैविंग ओनली 1 चाइल्ड। ठीक है, वो एक ही बच्चा रखना चाहते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि उनके लिए उसी को पालना पोसना इतना मुश्किल है कि वो सोच ही नहीं सकते 2-4 बच्चे की। तो जनरली 2 चिल्ड्रन इज इनफ। तो लोगों को समझाइए ये। ठीक है, लास्ट क्या है? स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल्स 18 ईयर्स एंड मेल्स 21 ईयर्स। तो ये हो चुका है, आपको पता है। हमारे यहाँ तो फीमेल्स की जो एज है वो 21 ईयर्स पे भी चल रहा है। ठीक है, कि मैरिज की एज जो लीगल एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, और बॉयज़ की भी जो है वो 21 ईयर्स ही, बॉयज़ की पहले से ही 21 ईयर्स है, बट फीमेल्स की 18 ईयर्स है, उस पर चल रहा है कि 21 ईयर्स हो जाना चाहिए। तो क्यों हो जाना चाहिए? देखो, जब एक नॉर्मल एज में रहोगे तो उससे क्या रहेगा, उससे इन्फेंट मोटिलिटी रेट, मैटरनल मोटिलिटी रेट, सबसे पहली बात तो इनके चांसेस कम होते हैं। दूसरा बात, यू आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट यू आर नॉट। एक प्रॉपर नॉलेज रहता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एक जब आप एक एज में आ चुके होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये जो पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर द फ्यू कंट्रोल मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग क्या? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है अदर देन चैप्टर ऑल्सो, ऐसी जो जनरल नॉलेज की है बट टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को करना है सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।